जम्मू कश्मीर में 1100 के ऊपर पहुंचे डेंगू के मामले। मरीजों का पिछले 8 सालों का टूटा रिकॉर्ड। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का पहुंचना जारी। नामंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्धों के देखे जाने की सूचना पर चलाया गया अभियान। राजौरी ठन्ना मंडी मार्ग भी एहतियातन किया गया बंद। और किश्तवाड़ में पकलडूल परियोजना का कामकाज 9वें दिन भी रहा बंद। गतिरोध खत्म करने का स्थानीय प्रशासन का प्रयास भी रहा विफल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। कोविड की रफ्तार थमने के बाद जम्मू कश्मीर में डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग और जम्मू नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक 1100 के ऊपर डेंगू के मामले जा चुके हैं, जो पिछले 7 साल की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 2013 में रिकॉर्ड 1838 मामले पर तक पहुंचा था और उस समय 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस साल अब तक 4 मरीज डेंगू से जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक है, जिसमें डेंगू के कई अन्य मामले अस्पतालों में रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं और कई तीमारदार डेंगू पीड़ितों का इलाज करवाने के लिए प्रदेश के बाहर के अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सर्दी बढ़ने के बावजूद सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के पीड़ितों का पहुंचना जारी है और शहर के प्रमुख जीएमसी और एसएमजीएस अस्पताल में भी रोजाना दर्जनों डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें शिशु रोगियों के साथ अन्य आयु वर्ग के लोग भी शामिल हैं। लेकिन मैं अभी भी यही लोगों से अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वही इम्पोर्टेंट है इसको कम्बैट करने के लिए, क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है स्पेसिफिक, ना इसका कोई वैक्सीन है। सो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना होता है फीवर में, और इसमें कोई वो नहीं है, एस्पिरिन नहीं देनी है, सिर्फ पैरासिटामोल देनी है। अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल में आप जरूर जाइए। कुछ हमने बेड्स जो है वो अलॉट किए हुए हैं, अलॉटेड बेड्स हैं हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने, उन्होंने डेंगू के लिए किए हुए हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके लिए फॉगिंग कर रही है और स्प्रेइंग कर रही है। फॉगिंग होती है मच्छर जो उड़ता है, जो मच्छर उड़ता है वो काटता है, उसके लिए फॉगिंग होती है। और फॉगिंग से जहां जहां वो फॉगिंग होती है, जो मच्छर वहां पे होता है वो उससे मर जाता है। आई डोंट नो किस तरह से लोग कहते हैं कि वो उससे तितर बितर हो जाता है। सिफेनोथ्रिन करके इसका सॉल्ट है जो उसमें हम डालते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक पॉइजन है जिसके धुएं से कोई जिंदा नहीं रहता मच्छर। इसीलिए मच्छर जो एडल्ट मच्छर है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज आती है इंडोर स्प्रे एंड आउटडोर स्प्रे। आउटडोर स्प्रे के लिए हम फॉगिंग करते हैं, इंडोर स्प्रे के लिए हम स्प्रेइंग करते हैं फॉर द लार्वा। तो हम कोशिश करें कि हाफ स्लीव पहन के या निक्कर वगैरह पहन के ना निकलें, हो सके तो सॉक्स और बूट भी पहन के निकलें। और हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा कहीं कहीं कूलर पड़े हैं, गर्मियों में कूलर लगाए थे, उनके अंदर पानी रुका हुआ है और उस पानी में जो पनपता है। कहीं डब्बे पड़े हैं, डब्बों में पानी पड़ा, कहीं टायर पड़े हैं, टायरों में पानी पड़ा। तो हमें हर किसी को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा पानी खड़ा ना रहे जिससे इसकी लार्वा जो फैले। तो जिला राजौरी के ठन्ना मंडी इलाके में कुछ संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना ने राजौरी ठन्ना मंडी मुख्य मार्ग को यहां वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया और संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर दिन भर यहां अभियान चलाया गया। आज सुबह ठन्ना मंडी के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया और इस बीच यहां राजौरी ठन्ना मंडी मार्ग को बंद कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ओर से कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों का ये दल उसी का हिस्सा है जिन्होंने पुंछ में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। किश्तवाड़ में पकलडूल पावर प्रोजेक्ट पर 9वें दिन भी कामकाज ठप रहा। पकलडूल पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही निर्माण कंपनी और श्रमिकों के बीच चल रहे गतिरोध को मद्देनजर रखते हुए अब यहां ये काम देखा गया। गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से किश्तवाड़ प्रशासन द्वारा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में
निर्माण कंपनी इफकॉन का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए आज यहां स्थानीय प्रशासन ने इफकॉन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और प्रशासन ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए अब 8 नवंबर को दोबारा बैठक बुलाई है। वहीं इफकॉन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संघों ने भी धमकी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अन्य परियोजनाओं में काम बंद कर आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि स्थानीय श्रमिक प्रोजेक्ट पर बाहरी राज्यों के श्रमिकों को रखने का विरोध कर रहे हैं। दिन काम बंद है। आज जिला इंतजामिया ने डीसी साहब ने हमें बुलाया था, मैनेजमेंट को भी, दोनों पार्टीज को बुलाया था हमारे जो इश्यूज थे उसके रिगार्डिंग। लेकिन सर उसकी तरफ से जो मैनेजमेंट की तरफ से आज रवाया रहा है कि वो फिर इस जो कि आपको पता है सर इस वक्त ये नेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। वो उनका एक रवैया है कि वो रिजिडनेस दिखा रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। उसमें हमारा मजदूर जिस वक्त सफ़र कर रहा है, आपको पता है सर इस वक्त किन हालात में हमारा मजदूर काम कर रहा है। और उसके रिगार्डिंग सर एक डीसी साहब ने, हमारे एडीसी साहब ने कंपनी को एक नोटिस भी इशू किया है, शोकाज नोटिस, जो कि आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे बातचीत के लिए क्यों नहीं आए। अब नेक्स्ट मीटिंग सो हमारी परसों के लिए हो गई 8 तारीख को। आप देखते हैं सर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। सर निकाले, इस हल निकाले। आज के लिए हमें डीसी साहब ने बुलाया था कि जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी है उनको बुलाया था, और आज कंपनी नहीं आई। उनको पता है कि अगर हम सामने जाएंगे और उनका एग्रीमेंट सामने होगा कि कहाँ कहाँ फेलियर है और कहाँ कहाँ उन्होंने वायलेशन करी, इसीलिए वो डर रहे हैं। मगर डरने से भाग के किधर जाएंगे सर। आज इनको लास्ट क्या ना मीटिंग के लिए आज क्या ना एसीआर साहब ने, एडीएम ने फिर सर एक लेटर निकाला। अगर मंडे को सर हमारा फैसला नहीं होता है और इनका मैस, चाहे जितना डिवाटरिंग है, चाहे एलएनटी है, चाहे क्यूरू है, चाहे क्वाड है, जितना भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां जहां यूनियन चल रहे, सारे बंद हो जाएंगे। उसका तो किश्तवाड़ की मालीपेट इलाके में एक रिहायशी मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आग की इस घटना में मकान की एक मंजिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फायर सर्विसेज के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। फायर सर्विसेज के अधिकारी फारूक अहदी ने भी यहां कहा कि लिंक रोड पर गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी होने के कारण वो समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वो मकान यहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़े हिस्से को नहीं बचा पाए हैं। लेकिन अगर समय पर गाड़ी पहुंचती तो शायद मंजर कुछ और होता। स्टेशन से आग की ओर निकाली, रास्ते में कई जगह पर लिंक रोड पर लोगों ने गलत जगह गाड़ियां पार्क की थी। इसकी वजह से थोड़ा वक्त हमें जाया हुआ और हमने काफी हद तक कोशिश की कि हम जल्द से जल्द आग पर पहुंचे। जो ही हम मौके आग पर पहुंचे, वहां पर जवानों ने और मुकामी लोगों ने, रेड क्रॉस, पुलिस और आर्मी जो मौके पर वहां मौजूद थे, उन्होंने काफी हमें ताउन दिया। उनके सहयोग से, लोगों के ताउन से हम इस आग को काबू पाने में कामयाब हुए। तो पुंछ में पहाड़ी बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई, जिसमें पहाड़ियों की समस्या को लेकर चर्चा की गई और बैठक में हाल में ही अमित शाह द्वारा पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पुंछ के बुद्धिजीवियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें केंद्रीय व प्रदेश में आई हैं, उन्होंने हमेशा पहाड़ियों की अनदेखी की है। हुई, मैं अपने जो यूथ है पहाड़ियों का, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतनी अच्छी मीटिंग की, और खासकर अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अनाउंस किया कि पहाड़ियों में से भी पहली बार पहाड़ियों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि पहाड़ियों में से कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया, मैं दिल खोलकर ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से कहता हूँ कि तमाम पहाड़ी जो है वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पहाड़ी जो है वो उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठाया है, हिंदुस्तान के झंडे को कभी नीचे नहीं होने दिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आज जो मीटिंग थी, मैं जो मीटिंग में आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद। जो यहाँ के पुंछ के बड़े बड़े लीडर आए, उन्होंने अपनी अपनी सियासी बातें की और चले गए। पहाड़ियों की बात कम हुई, सियासत की बात ज्यादा हुई। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1989 से पहाड़ियों का मसला जो है चल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की इस मसले के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो
पहाड़ियों के लिए किया वो आप सबको पता है। अमित शाह साहब ने 5 बार स्टेज से पहाड़ियों के लिए ऐलान किया कि पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिलेगा। ठीक है। रविंदर रैना साहब वो जो कि पहाड़ी हैं, उन्होंने पहाड़ियों का मुद्दा जो है दिल्ली में हर जगह, कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मिलके जो मुद्दा उठाया, उनकी वजह से अगर कल की हमें कोई स्टेटस मिलता है तो वो उसके हकदार रविंदर रैना साहब जो हमारे बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो है मेरे लिहाज से। और जी जो पुंछ के लीडर यहाँ आए थे जिन्होंने 2-2 मिनट बोला, अपनी अपनी बातें रखी और उठ के भाग गए, ठीक है नहीं। इनको जब ये सत्ता में थे तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पहाड़ियों के लिए तो कभी उठाया नहीं। जो डिप्टी चेयरमैन रहे, जो एमएलसी रहे, जो हमारे एमएलए रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलने वाले लोग थे और जो हम चाहते थे कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, जिसमें पुंछ, राजौरी, उड़ी, करना और इसके अलावा और बहुत सारे एरिया हैं जो ट्राइब में जो है वो गिने जाते हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक जो है शेड्यूल ट्राइब का जो है ये दर्जा नहीं दिया गया था। तो लेकिन इस बार खुशी का मुकाम ये है कि इस बार जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो खुले लफ्जों में पहली बार देखने को आया है कि बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, मसलक, रवादारी को कायम रखते हुए हर एक ने आकर एक ही डिमांड वन वॉइस की है, वो की है एसटी स्टेटस, जिसमें सबसे बड़ा खिता हमारा जो जम्मू कश्मीर का है उसमें हमारी हिंदू बरादरी आती है, मुस्लिम बरादरी आती है, सिख और क्रिश्चियंस। लेकिन इन सब लोगों ने यकजा होकर, इकट्ठे होकर एक ही चीज़ की डिमांड की है, वो की है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है पहाड़ी लोगों को मिलना चाहिए। और जिसकी जो यहाँ पर अनाउंसमेंट है ऑनरेबल हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी वो कर गए हैं, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज इसी हवाले से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन रखा गया है। तो रोशनी के त्योहार दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद आज देश भर में भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और भाई बहन की प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और बदले में भाई भी उन्हें तोहफे देकर ताउम्र उनकी रक्षा करने का वचन देता है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज लोग इस त्योहार की सदियों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभाते हुए नजर आए। रक्षाबंधन के बाद ये दूसरा ऐसा त्योहार है जो बहनों को समर्पित है और खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर खूब उत्साह देखा जाता है। आज भाई दूज के उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज सारी बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और आज मैं भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूँगी। और अंत में यही कहना चाहूँगी, मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई दूज की। हम सभी बहनों ने अपने भाई पर तिलक लगाकर भाई की लंबी आयु की कामना की है और इस दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है। अज भैया दूज है, अस भैया दूज टिक्का लगा दे हैं भैया दी, इंदी लंबी उम्र की कामना करा दे हैं कि इंदी लंबी उम्र होए ते सदा साडे सिर पर इंदा हथ रहे। तो जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज भैया दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधमपुर और पुंछ सहित अन्य जिलों में लोगों ने इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाई। इस दौरान बहनों ने सरहदों की रक्षा में डटे हुए वीर जवानों की लंबी उम्र की भी कामना की। और जो बॉर्डर पे हमारे बहुत सारे जवान भाई हैं, उनको भी, उनके लिए भी हम प्रे, वो जो जैसे कि घर पे नहीं आ सकते बहुत सारे फेस्टिवल्स पे, तो हम उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं। वो ऐसे अकेला नहीं फील करें, हम सभी बहनें उनके साथ हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं। जैसे आ नहीं सकते कि हम उन हैप्पी, मतलब वो भी आ गया, हैप्पी लाइफ उनकी हो। आज भाई दूज का त्योहार है। ये त्योहार हम पूरा साल वेट करते हैं। इस त्योहार में हम अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। भाई अपनी बहनों को गिफ्ट भी देते हैं और हम उनसे एक वचन लेते हैं कि आप हमारे साथ पूरा साल खड़े रहें और हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीम का गठन किया गया। पूर्व मंत्री और पीसीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने आज इस नई टीम को सम्मानित करते हुए उम्मीद जताई है कि
कि अल्पसंख्यक मोर्चा उसे यहां पर दी गए जिसे जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने की प्रतिभा हो। भल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उपराज्य के अंदर भी पूरी तरह से किस तरह से काम चल रहा है ये देखने वाली बात है, लेकिन उपचुनावों में कुछ राज्यों में उसकी हार का हवाला देते हुए दावा किया गया कि भाजपा को ऐसे ही कुछ और झटके भी जल्द लगने वाले हैं। जो हमारा सेल है गुरदर्शन जी की लीडरशिप में कई साथियों ने यहाँ पे शमूलियत यहाँ पे की। हर एक साथी के योगदान की ज़रूरत है और ये समय की पुकार है। पार्टी की तरफ से, मीर साहब की तरफ से, पूरी लीडरशिप की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ कि कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिल पाए। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी हाल ही में जो चुनाव की घोषणा कई जगह पे हुई, हिमाचल ने ये साबित कर दिया कि लोग महंगाई की मार से कितना तंग यहाँ पे है। और ये हर एक साल एक्टिवाइज यहाँ पे होगा। एक झटका लगा तो कितना पेट्रोल और डीजल में कमी यहाँ पे आ गई। इन सब लोगों के शमूलियत से कांग्रेस इतनी मजबूत यहाँ पे होगी और झटके भाजपा को यहाँ पे लगेंगे तो आगे महंगाई बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लग सके और हम मिलजुल के इस भाईचारे को मजबूत करें, जिस भाईचारे को ठेस पहुँचाने का प्रयास हमेशा यहाँ पे किया जा रहा है। और यही एक चाबी होगी, जब भाईचारा मजबूत होगा वही एक चाबी होगी कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी खोई हुई रियासत को वापस लेने के लिए ये भाईचारा एक ताकत होगी जिसके हर साल की तरह इस बार भी देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गौ अष्टमी का पर्व धर्म और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस बार ये पर्व शुक्रवार 12 नवंबर को मनाया जा रहा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 नवंबर को अम्फला स्थित समिति के कार्यालय और गौशाला में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए तमाम लोगों से इनमें शामिल होने की अपील की। 9:30 बजे हवन होगा और 11 बजे जो है गौ माता की पूजा की जाएगी और 1 बजे जो भंडारा शुरू कर दिया जाएगा। तो इसलिए जम्मू वासियों सबको ये एक बड़ा मौका मिलता है कि आज का दिन जो गोपाल अष्टमी है उस दिन सेवा का मौका मिलेगा और दर्शन का महत्व मिलेगा। सारे काम धाम छड़ के जो गौ माता की सेवा करता है उसे कभी भी कमी नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि गौ माता से बढ़कर कोई नहीं है, जिसमें 33 कोटि देवता है। उसकी सेवा करने से सारे ही तीर्थों का फल प्राप्त होता है। सारे ही तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें गौ की सेवा जो है वो अवश्य करनी चाहिए। गौ के बिना हमारा जब कोई गर्भवती करता है तभी गौ चाहिए, कोई बच्चा पैदा होता है तभी गौ चाहिए, जो शरीर चला जाता है तभी गौ चाहिए, हर कार्य में गौ चाहिए। जब इंसान छोड़ के ये धराधाम को जाता है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की और कमेटी के प्रधान सरदार जगजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख कौम की दौरान यहां पर जो देरीना मांगे हैं उनका हवाला देते हुए सरकार से उन पर गौर करने की अपील की। क्या कुछ कहना था सरदार जगजीत सिंह का? रिक्रूटमेंट की सिख जो ऐसे लड़के घूम रहे हैं जो मिलिटेंसी की तरफ के, मैं तो कहूँ तो खत्म ही हो चुकी सिख कौम की तरफ से। लेकिन फिर भी जैसे पंजाब में थोड़ा बहुत हिलचुल हो रही है तो हम चाहते हैं लड़के हमारे नौकरी में लग जाएं। कश्मीर में जो लोग हमारे इतनी समस्या होने के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज भी कश्मीर में बैठे हुए हैं तिरंगा झंडा लेके। वो यही कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे जो कश्मीरी लोगों को दिए गए, जो पैकेज उनको दिए गए। आज कश्मीरी लोग माइग्रेंट्स जो जम्मू में बैठे हुए हैं उनको पैकेज मिलता है कि आप बेशक जम्मू में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आपके नौकरी के लिए ये पैकेज है। रामगढ़ ब्लॉक की कैसो पंचायत के गांव चक बबराल में आज 14वें दिन भी यहां वित्त आयोग के तहत जारी किए गए फंड से कुछ विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं और पंचायत के सरपंच कुलदीप वर्मा ने ये विकास कार्य शुरू करवाए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अन्य विकास कार्य भी जल्द यहां पर शुरू करवाए जाएंगे। इस तरह से बातचीत भी कही गई।
4,30,000 की लागत से 14FC प्लस नरेगा के तहत जो गली का काम शुरू हुआ है और जो बड़ी पुरानी लोगों की मांग थी उसको देखते हुए हमने आज काम जो स्टार्ट करवाया है। आने वाले दिनों में पंचायत में और भी जो कार्य हैं इसी तरह हम जारी रखेंगे ताकि हमारे लोग जो हैं वो अपना राहत की सांस ले सके। इसी को देखते हुए हमने जो काम स्टार्ट करवाया है। रामलला की नगरी अयोध्या में जम्मू कश्मीर ने इतिहास रच डाला है और अयोध्या में पहली बार जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम अब रोशन होता हुआ नजर आया। गौरव और बढ़ गया है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े हुए कलाकारों ने श्री रामचरितमानस के कुछ अंश यहां मंच पर पेश कर अपनी अभिनय की प्रतिभा भी दिखाई है, लोहा मनवाया। श्री दुर्गा अष्टमी मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया ने बताया कि इस नाटक मंडली की स्थापना 1890 में हुई थी और तब से ही ये रामलीला का मंचन करती आ रही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलीला का मंचन करना एक अपने जैसी बात है। उनकी मंडली का कोई भी सदस्य इससे पहले कभी अयोध्या नहीं आया था और अयोध्या में रामलीला करने के लिए और उन्हें ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। वहीं मंडल में शामिल कलाकारों को भी मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। अच्छा, ये हम सब लोगों के लिए कभी कभी ऐसा वो बनता है कि मैं बहुत साल बहुत जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात थी और मैं बचपन से रामलीला करता हूँ और लेकिन मैं अयोध्या नहीं आया था कभी पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो 41 लोगों की टीम है उनमें भी कोई भी शख्स जो है वो अयोध्या नहीं आया था। तो पता नहीं, हम सबको साथ आना था, ये प्रभु राम की कृपा थी, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप पूछ रहे हैं कैसा लगता है, तो ये हमारे लिए एक सपने जैसा है जो आज सत्य हो गया और हम लोग यहाँ पहुँचे। श्री दुर्गा नाटक मंडली जो है वो रियासी जिला की एक सांस्कृतिक धार्मिक मंच है और हम सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं। लेकिन जो रामचरितमानस का मंचन की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये जो दुर्गा नाटक मंडली है वो 1890 में हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई और जिस समय ये स्थापित की गई तो इसका विशेष उद्देश्य जो था वो रामलीला करना, रामचरितमानस आधारित दृश्यों का मंचन करना यही था। उसके बाद नहाया, उधर जाके उधर किश्ती पे बैठ गए घूमने लिए। फिर आज दिन में मैं राम मंदिर में आया, राम मंदिर के दर्शन हो गए, दर्शन हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा मौतें सड़क हादसों से हो रही हैं, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। जम्मू कश्मीर की सड़कें लगातार इंसानी लहू से सुर्ख हो रही हैं और अगर यूं कहा जाए कि इसके लिए काफी हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये तस्वीर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बात का गवाह है कि चंद मिनटों की देरी यहां सहने के बजाय लोग अपनी जान किस तरह से जोखिम में डालते हैं और डालने से बाज नहीं आते। ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट हाईवे पर बारी ब्राह्मणा इलाके की हैं, जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दोपहिया वाहन चालक अपनी नासमझी का परिचय दे रहा है और इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यहां पुलिस भी तैनात नहीं की गई है। तो जाहिर तरीके से अगर आप बीच रास्ते को इस तरह से काटते हुए नजर आएंगे तो एक्सीडेंट होना लाजमी है, हादसा होना लाजमी है। देखिए किस तरह से दोपहिया वाहन जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस का नाका होना बहुत जरूरी है, पुलिस की गश्त होना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें पुलिस विभाग को काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 सब बेस बने हैं, लोग सब में से भी गाड़ी निकालते हैं और कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आपने देखा होगा जो डिवाइडर सड़क के बीच में लगा है, और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो लोग वहाँ से शॉर्टकट लगाते हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या SUV, इनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी उसके ऊपर से दूसरी तरफ से जाते हैं और ये बिल्कुल मौत को और हादसों को न्योता देने वाला है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी लोग जो डिवाइडर पार करके जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा प्रशासन तब तक ये सोया रहता है जब तक तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। या हमारा प्रशासन ये देख रहा है कि बड़ा हादसा हो उसके बाद ये एक्शन ले। मेरा
तो चलिए, आपने देखा कि हाईवे पर किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सड़क हादसों पर रोक लगानी है तो ट्रैफिक पुलिस की निगरानी होना बहुत जरूरी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।